बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा कोर्स है वेव्स एंड ओसिलेशन का, और इसमें इस वीक के हमारे दो जो हैं वो लेक्चर्स होंगे। और पहले लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो होगा मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम स्टडी करेंगे। आज हम लिमिटेड रहेंगे टू डिस्कस द मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर, और इसमें हमने डिस्कस करना है ये टॉपिक। इससे पहले कि हम स्प्रिंग मास सिस्टम को स्टडी करें, हमें कुछ बेसिक्स पे जाना होगा कि कुछ मोशन ऐसी होती है जो एक रिपीटिंग जो है वो मोड में हो रही होती है। मींस कि आप एक ऑब्जेक्ट को कहीं से स्लाइड करवा दें और वो एक टाइम इंटरवल के बाद वापस उसी पॉइंट पे अगर रिवाइव कर रहा है, अपनी पोजीशन रिवाइव कर रहा है, उसको रीगेन कर रहा है, तो फिर हम कह देते हैं कि ये पीरियाडिक मोशन है। ठीक है, पीरियाडिक कब होगी? जब ऑब्जेक्ट इस काबिल होगा कि वो एक पॉइंट से डिस्प्लेस होने के बाद दोबारा उसको रीगेन कर ले, और ये जो प्रोसेस है एक पीरियाडिक फिनोमेना हो, ये एक पीरियाडिसिटी को होल्ड कर रहा हो, पीरियाडिसिटी को फॉलो कर रहा हो, तो फिर हम कह देते हैं कि ये जो मोशन है ये पीरियाडिक मोशन है। और इस तरह की मोशन को, इस तरह की पीरियाडिक मोशन को हम ओसिलेटरी मोशन भी कह देते हैं। सो ओसिलेटरी मोशन को जब हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ पीरियाडिक मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट that regularly repeats and the object returns to a given position after a fixed time interval। अगर किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल, फिक्स्ड टाइम के बाद बॉडी दोबारा से अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, रेगुलरली रिपीटिशन हो रही है, तो फिर इसको कह देते हैं दिस इज ओसिलेटरी मोशन। क्या डेली लाइफ में कोई ऐसी एग्जांपल्स हैं जो नेचुरली इस तरह की मोशन को एग्जीक्यूट कर रही हो? तो हम जब भी सेलेस्टियल बॉडीज की बात करते हैं तो उसमें यही कुछ हो रहा है, पीरियोडिसिटी होल्ड हो रही है। जैसे आप सन की मूवमेंट देख सकते हैं, अर्थ की मूवमेंट देख सकते हैं, मून की मूवमेंट देख सकते हैं, ये सारी की सारी पीरियोडिक जो है वो मोशन है। अब हम कह देते हैं कि जो जमीन है वो क्या कर रही है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपनी जो पोजीशन है उसको रिवाइव कर लेती है। जैसे इसकी ऑर्बिटल मोशन की हम बात करें तो फिर इसी की वजह से क्या है, ये हमारे जो मौसम है, 4 सीजन्स जिसको हम कह देते हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये फिर रिवाइव हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। तो हम कह देते हैं द अर्थ रिटर्न्स टू द सेम पोजीशन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। याद रखना है इसकी दो मोशन है। अर्थ जो है वो एक स्पिन मोशन कर रही है, एक ऑर्बिट मोशन में एंगेज है, तो हम ऑर्बिट मोशन को यहाँ रेफर कर रहे हैं। तो ये क्या है, ऑर्बिट मोशन अराउंड द सन, और यही वो मोशन है जो ये 4 सीजन जो है ये काज कर रही है। ये पीरियोडिसिटी जो है वो यहाँ पे हमें नजर आ रही है। इसके बाद है जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, अगर उनमें पीरियोडिसिटी जो है वो होल्ड कर रही है, तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि मैकेनिकल सिस्टम में कोई ऐसी फोर्स है जो एक दफा एक पॉइंट से डिस्प्लेस होने के बाद उसको वापस उसी पॉइंट पे ले आती है एक खास टाइम इंटरवल के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डिस्प्लेस होने के बाद जो
डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है वो डिसाइड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स को। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतनी स्ट्रांग होगी, डिस्प्लेसमेंट जितना कम होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतनी वीक होगी। सो व्हेन अ फोर्स acts on a body in a proportionality to the displacement of the object from mean position or equilibrium position, तो ऐसी पीरियाडिक मोशन जिसमें इस तरह की फोर्स हो जो कि डिपेंड कर रही हो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड पे, ठीक है, इस तरह की रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रही हो डिस्प्लेसमेंट पे, वो मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। वो मोशन क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि फोर्स जो है वो हमेशा डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हर वक्त डायरेक्टेड होगा अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। मींस डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, रिस्टोरिंग फोर्स भी एक वेक्टर है। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और फिर जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से प्रोपोर्शनैलिटी में एक्सप्रेस करेंगे और फिर उस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में ले जाएंगे तो वहां पे लाजमी तौर पे हमें नेगेटिव साइन जो है वो एक्सप्रेस करना होगा, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज जो इस इक्वेशन में एंगेज्ड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। मींस डिस्प्लेसमेंट जो है वो अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन रहा और रिस्टोरिंग फोर्स जो रही वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब जब ऐसा होगा तो फिर मोशन कौन सी कहलाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और कुछ और इख्तरा हम इससे ले सकते हैं, वो क्या है? वो ये है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो जिधर को फोर्स होगी उधर को एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स किधर को है? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पोजेस करेगी कहाँ पे? मेन पोजीशन पे, और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी कहाँ पे? एक्सट्रीम्स पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मिनिमम। तो ये हमने इस कंडीशन से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है ये रिजल्ट। अब क्योंकि हमने स्प्रिंग मैथ सिस्टम को अपना टॉपिक बनाया हुआ है तो हमें फर्स्टली जो है वो स्प्रिंग कंसीडर करना है। उसको हमने एक एंड स्प्रिंग का जो है किसी सपोर्ट से हमने अटैच किया हुआ है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? एक स्प्रिंग का एक एंड जो है वो हमने एक सपोर्ट से अटैच किया हुआ है और दूसरा एंड जो है वो हम स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम स्ट्रेच नहीं कर रहे थे तो ये जो स्प्रिंग का ये वाला एंड है, एक को तो हमने यहाँ अटैच किया हुआ है ना, दूसरा एंड उसका यहाँ पोजीशन था। ये जो डॉटेड लाइन है ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। मींस ये एंड जो है वो इनिशियली यहाँ पे था। अब जब हमने इस एंड को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हुए स्ट्रेच किया है तो फिर क्या होगा? स्ट्रेच करने के बाद ये डेल्टा एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है। डेल्टा एक्स फर्ज करें, ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट है जब हमने इसको कंसीडर किया है कि कितना डिस्प्लेसमेंट इसने मेन पोजीशन से ट्रेवल किया है। तो उस वक्त लेट ये पॉइंट यहाँ पे पोजीशन था, हमने कह दिया ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो मेन पोजीशन से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद स्प्रिंग के दूसरे एंड ने ट्रेवल किया है। अब ये जब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो गया तो फिर क्या होगा कि जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग ने
रिवाइव करनी है अपनी प्रीवियस पोजीशन, जो इसकी मेन पोजीशन थी उसको रिवाइव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक फोर्स है जिसको हम स्प्रिंग फोर्स कह देते हैं, ठीक है ना। एफ एस टी, वो उसकी डायरेक्शन जो है ये रेड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। यहीं से हम नेगेटिव साइन को जस्टिफाई कर सकते हैं जो इक्वेशन में आता है कि ये डेल्टा एक्स अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन और ये एस पी एफ एस पी दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। बिल्कुल 180 डिग्री का जो है वो फेज शिफ्ट है इसमें। तो हम कह देते हैं ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स इसको हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस के डेल्टा एक्स, माइनस के डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और ये के क्या है? इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कह देते हैं, फोर्स कांस्टेंट कह देते हैं, ठीक है। तो ये के जो है ये स्प्रिंग जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये के की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कौन से मटेरियल का बना है और कितना इसकी जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है के। और एफ एस पी ये क्या है? वो फोर्स है जो इसको अपने प्रीवियस पोजीशन रिवाइव करवाती है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और ये हम प्रीवियस लेक्चर्स या प्रीवियस क्लासेस में इसको हुक्स लॉ के तहत पढ़ते रहे हैं ये रिलेशनशिप। अब जब डेल्टा एक्स जीरो होगा तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जानी चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जानी चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि जब हम डेल्टा एक्स मींस ये एंड यहाँ इस पॉइंट पे आता है, रिस्टोरिंग अपने मेन पोजीशन पे आता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक नहीं पाता है, ये स्प्रिंग का ये एंड यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये दूसरी एक्सट्रीम की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी फिजिक्स इन्वॉल्व है? यहाँ पे हम कह देते हैं कि इनर्शिया का एक फैक्टर है जो इन्वॉल्व है, जो उसको वहाँ पे रुकने नहीं देता है। दैट इज ऑल ड्यू टू इनर्शिया। तो जितना जितना ये डेल्टा एक्स बढ़ता चला जा रहा है उतनी उतनी ये एफ एस पी की मैग्नीट्यूड बढ़ती चली जा रही है। ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे एफ एस पी ये लेंथ ऑफ द वेक्टर ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एफ एस पी भी बढ़ गई। तो जितना डेल्टा एक्स ज्यादा होगा उतनी रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होगी, बट डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट रहेगी। अब यहाँ पे ये तीन मुख्तलिफ जो है वो पोजीशंस दिखाई गई हैं। ये एक मैस है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैस जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तो इस वक्त हम कह देते हैं कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये इसकी मेन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है और हम कह देते हैं x इक्वल टू 0। जब x 0 है तो अल्टीमेटली एफ एस विल बी इक्वल टू 0। रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स या जो भी आप इसको नाम देंगे वो क्या होगी? वो 0। अब एफ एस 0 है जब x इक्वल टू 0 है। अब अगर हम इसको ये मेन पोजीशन से राइट साइड पे स्ट्रेच करवा ले जाते हैं इस मैस m को, तो फिर क्या होगा? जब इसने डिस्प्लेसमेंट x कवर कर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो फिर एफ एस जो है वो नॉन जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो नहीं रहेगी एफ एस, ठीक है। अब क्योंकि ये राइट साइड पे है मेन पोजीशन के जो डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कह देते हैं x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। इस डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव लेने जा रहे हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को 0 मार्क कर दिया, तो अल्टीमेटली जो लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि कंप्रेशन शो कर रहा है, यहाँ पे मैस जो है वो डिस्प्लेस हो गया अपने मेन पोजीशन से टुवर्ड द लेफ्ट, जो एक्सिस है नेगेटिव एक्सिस कह दें इसको, नेगेटिव एक्स एक्सिस कह दें। तो इधर जो ये डिस्प्लेस हो गया है तो ये कंप्रेशन का फिनोमेना शो कर रहा है और इधर हम कह देंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो स्टिल डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन है, लेकिन x जो है वो लेस देन 0 होगा, x विल बी लेस देन 0। क्यों?
एक साइड पे अगर हम पॉजिटिव एक्स लेंगे तो मीन की दूसरी साइड पे जो है वो हमें नेगेटिव एक्स लेना होगा। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने देखना है कि एक मैस हमने अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ, और ये मैस जो है ये स्लाइड कर सकता है इस एयर ट्रैक पे, ठीक है। यहाँ पे मीन्स एयर फ्रिक्शन है। यहाँ पे इस मैकेनिक्स में तो यूजुअली हम एयर फ्रिक्शन को नहीं कंसीडर करते, लेकिन जब हम आगे हायर लेवल पे जाएंगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पेशली तो हम इसको एयर फ्रिक्शन को भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है, सॉरी डेल्टा एक्स यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे डेल्टा एक्स नॉन जीरो है। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। और इस वक्त हम कह देते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो नेट फोर्स है वो हुक्स लॉ के मुताबिक लिखी जा सकती है इक्वल टू माइनस के एक्स। अब जब ये स्प्रिंग इस तरह से ओसिलेट करेगा, मैस इसके साथ जो है वो अटैच्ड है, तो अल्टीमेटली वो भी ओसिलेशन एग्जीक्यूट करेगा। तो हम एक मैथमेटिकली जो है वो इसकी मोशन को प्लॉट कर सकते हैं एक ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे जब हम इसको प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, हम ये एक एक्सिस लेते हैं जिसको आप कह दें कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पे आपने टाइम ले लिया t, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम t ले लिया, और ये वर्टिकल एक्सिस है x, और ये नेगेटिव एक्सिस है इसी एक्सिस का, तो इसको मैंने इसे x कह दें। अब इधर जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है उसको a मार्क कर देते हैं, जो इधर नेगेटिव साइड पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने से मार्क कर देते हैं। तो फिर क्या होगा कि अगर ये जीरो जब है, टाइम जब जीरो है, ये पॉइंट है, अगर ये जीरो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है, मींस ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है जीरो टाइम पे, तो हम कह देंगे ये साइन वेव का फंक्शन होगा। ये जो वेव बन रही है ना, ये वेव, ये रेस्पॉन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, ठीक है, रेस्पॉन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। जब ये जीरो टाइम पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है तो फिर ये वेव साइन फंक्शन के तहत जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। और अगर ये जीरो टाइम पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड है, या आप कह दें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये वेव फॉर्म जो है ये कोसाइन फंक्शन को फॉलो करेगी, कोसाइन फंक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है। ये याद रखना है, साइन कब होगा और कोसाइन कब होगा। साइन जीरो पे जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, कोसाइन जीरो पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ठीक है। बाकी ये वेव फॉर्म सेम रहेगी दोनों में। अच्छा, एक और कंसिडरेशन लेते हैं हम इसी में कि लेट ये जो है हमारा स्प्रिंग वर्टिकल जो है वो सस्पेंशन में है, हम कह देते हैं कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये स्प्रिंग का एक एंड जो है एक सपोर्ट के साथ अटैच्ड है यहाँ पे, और दूसरा एंड जो है उसके साथ हम कोई मैस अटैच कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने मैस अटैच किया नहीं है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये अनस्ट्रेच्ड जो है वो स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। जैसे ही हम इसके साथ दूसरे एंड के साथ मैस अटैच करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाता है। जब ये स्ट्रेच हो जाता है तो इसकी जो प्रीवियस पोजीशन है और इसकी जो करंट पोजीशन है, इनके दरमियान एक डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट हायल हो जाता है। डेल्टा एल इज द स्ट्रेच्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। जो स्ट्रेच होने के बाद स्प्रिंग में जो इसके इस एंड पे डिस्प्लेसमेंट आया है वो डेल्टा एल है। अब इस पॉइंट पे हम कह देते हैं, अगर तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है,
अगर तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मींस अब यहाँ पे मैस जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में है, ये ओसिलेट नहीं कर रहा है, ना ये अपवर्ड मूव कर रहा है ना ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस पे एक वक्त में जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस मैस पे, वो कौन कौन सी दो फोर्सेस हैं, वो दोनों बैलेंस है। वो कौन कौन सी हैं दो फोर्सेस, वो एक फोर्स होगी इसका वेट W डाउनवर्ड इक्वल टू mg, ठीक है, और एक फोर्स होगी इस पे अपवर्ड, वो क्या होगी, वो स्प्रिंग फोर्स होगी जो इसको कोशिश कर रही है वापस अपनी मीन पोजीशन को रिवाइव करने की, ठीक है। तो एक तो ये FSP है और दूसरी ये वेट है। तो ये अगर सस्पेंडेड फॉर्म में है, ओसिलेशन नहीं एग्जीक्यूट कर रहा ये मैस, तो फिर हम कह देते हैं ये अब अपनी मेन पोजीशन, सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। यहाँ भी याद रखना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्सट्रीम पे भी आ सकती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पे भी होती है, ठीक है। तो अब इसको हमने हुक्स लॉ के मुताबिक ये रिस्टोरिंग फोर्स को और डेल्टा एल को आपस में रिलेट करवाना है। कैसे होगा ये, एफ एस पी वाई वो फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स है और अलोंग वाई एक्सिस, अपवर्ड वाई एक्सिस एक्ट कर रही है, वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो लिखी जा सकती है के डेल्टा एल के बराबर, ठीक है। FSPY that can be expressed in terms of magnitude equal to K delta L। लेकिन हमने नेट फोर्स अभी कैलकुलेट करनी है क्योंकि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक डाउनवर्ड है दूसरी अपवर्ड है। तो ये कौन सी फोर्स है FSPY, ये अपवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, उसका वेट है जो अलोंग वाई एक्सिस एक्ट कर रहे हैं वो भी। तो इन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनका सम लेंगे FSPY प्लस WY, और इसको कह देंगे ये नेट फोर्स है अलोंग वाई एक्सिस जो मैस M पे एक्ट कर रही है, ठीक है। मैस M पे एक ये फोर्स एक्ट कर रही है जो अपवर्ड है, दूसरी ये फोर्स एक्ट कर रही है जो डाउनवर्ड है, और इन दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनका जो सम होगा वो नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग अलोंग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज प्लेस करें यहाँ पे के डेल्टा एल। याद रखना है अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो ये होता माइनस के डेल्टा एल। यहाँ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे। जब वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे तो मैग्नीट्यूड तो फिर मैंने साइन स्केप हो जाता है वहां पे, तो वो लिखेंगे मैग्नीट्यूड के डेल्टा एल। अब क्योंकि नेट फोर्स निकालनी है इन दो फोर्सेस से, तो हम देख रहे हैं वहां से कि एक फोर्स जो है वो अपवर्ड है, दूसरी फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है। जो डाउनवर्ड होगी वो फिर इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर इसको हम अपवर्ड ले रहे हैं तो। अब के डेल्टा एल माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ these two forces will constitute a 0 if the mass m which is attached to one end of the spring is in suspended position and it is not oscillating। अगर ये oscillate नहीं कर रहा मैस और ये इसी वक्त जैसे ये हमें नजर आ रहा है स्टेशनरी पोजीशन में है, सस्पेंडेड पोजीशन में है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। यहाँ जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो दोनों फोर्सेस जो इस पे अपवर्ड और ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही हैं इनका सम 0 देगा। जब ये सम 0 आ रहा है तो यहाँ से हम k की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा एल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब डेल्टा एल की जब वैल्यू हमें चाहिए तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन से ये पार्ट जो है ना इक्वेशन का, k डेल्टा एल माइनस एम जी इक्वल टू 0, यहाँ से डेल्टा एल इक्वल टू एम जी ओवर k लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको अगर डेल्टा एल पता है k नहीं पता तो आप k यहाँ पे प्लेस करें, डेल्टा एल यहाँ पे ले, ठीक है। तो आप कोई सा फैक्टर जो अननोन है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एक और ये सारी हम अजम्पशंस ले रहे हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पता चल जाए ये जो मैस और स्प्रिंग सिस्टम है इसके बारे में। अब एक ऐसी हम जो कंडीशन ले लेते हैं जिसमें इनिशियली जो है वो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड पोजीशन में है, मैस अटैच है उसके साथ एक एंड से, और ये डेल्टा एल जो है
वो इसका इसका टोटल जो यहाँ से यहाँ तक ये है, इसमें स्ट्रेच जितना इन्वॉल्व है वो डेल्टा है। अब ये वो स्ट्रेच्ड पोजीशन है। दूसरा, इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पे, जब एल डेल्टा एल इसमें स्ट्रेच है तो इसकी ये पोजीशन आ रही है। इसका जो मैस का जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज पोजीशन एट दिस लाइन। अब जब हम इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हैं बाई एनीवे, तो जब हम इसको अपलिफ्ट करते हैं और कह देते हैं इस पोजीशन में और इसकी इस सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैस की जो नई पोजीशन है उनके दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट y है, ठीक है, तो फिर हम कह देंगे इस वक्त जो स्ट्रेच है वो डेल्टा एल माइनस वाई है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेच इन्वॉल्व है, ठीक है ना, वो कितना है, डेल्टा एल माइनस वाई। अब इस वक्त भी इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। कौन कौन सी? एक स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड, दूसरी वेट डाउनवर्ड। अब नेट फोर्स हमने जब कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे प्रीवियस पेज पे देखा, एफ नेट ऑफ वाई, सॉरी एफ नेट अलोंग वाई एक्सिस, एफ नेट अलोंग वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू एफ स्प्रिंग अलोंग वाई एक्सिस प्लस वेट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो एफ स्प्रिंग अलोंग वाई एक्सिस क्या हुआ, ये हुक्स लॉ के मुताबिक अगर ये स्ट्रेच है टोटल डेल्टा एल माइनस वाई, तो के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये समझे डेल्टा एक्स आ गया, के डेल्टा एक्स जैसे लिखते हैं, ये मैग्नीट्यूड है या माइनस साइन अगेन हम इग्नोर कर रहे हैं। और डब्ल्यू वाई जो कि बिल्कुल अपोजिटली जो है पोजिशनड है ये फोर्स, तो उसको कह देते हैं ये माइनस एम जी। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो एफ नेट अलोंग वाई एक्सिस होगी दैट विल बिकम इक्वल टू के डेल्टा एल, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और वाई के साथ भी, तो ये के वाई हम सेपरेट ले गए और एम जी को यहाँ पे ले आए, के डेल्टा एल माइनस एम जी। अब के डेल्टा एल माइनस एम जी ये तो प्रीवियस पेज पे हम डिफाइन कर चुके हैं, क्या है, ये इक्वल टू जीरो है। अगर ये इक्वल टू जीरो है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ठीक है। और अगर इसमें एक और फैक्टर आ रहा है, नेट फोर्स जो है वो कोई और भी फैक्टर जो है वो इंगेज कर रही है, तो हम कह देंगे कि फिर ये फैक्टर जीरो रखें, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम से रिलेट कर रहा है ये फैक्टर, ये जीरो है नेट फोर्स यहाँ पे, लेकिन बाकी जो फैक्टर बन जाएगा के वाई जो कि माइनस साइन के साथ आएगा, ये नेट फोर्स होगी एफ नेट। इस पोजीशन में और इस पोजीशन में क्या फर्क है, इस पोजीशन में हम कह देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो मैस एम है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस पे ना अपवर्ड फोर्स लग रही है ना डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। लेकिन इस पोजीशन में हम ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि माइनस के वाई है, यहाँ पे जो नेट फोर्स है माइनस के वाई है। अब माइनस के वाई किधर को डायरेक्टेड होगी, वाई अगर अपवर्ड ले रहे हैं तो के वाई डाउनवर्ड होगी। तो देखने में भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि वेट ज्यादा है, इसका इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जब इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली ये इसको भी बैलेंस कर लेगा और कुछ नेट पार्ट भी छोड़ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस के वाई ये वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है जो नेट फोर्स आ रहा है इन दोनों के सम में से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस नई जो एक हमारी पोजीशन आई है मैथ्स की, उसको भी हमने स्टडी कर लिया। अब यहाँ पे ग्रेविटी का क्या रोल है ये देखना है। यहाँ पे द रोल ऑफ ग्रेविटी इज टू डिटरमिन वेयर द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का एक ही रोल है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिसाइड कर सकती है ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी कम होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं ऊपर जो है वो यहाँ कहीं जो है वो शिफ्ट हो जाता। अगर ग्रेविटी फर्दर बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ग्रेविटी का काम क्या हुआ, ग्रेविटी का काम है सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिसाइड करना। ग्रेविटी का काम क्या नहीं है, ग्रेविटी का काम ये नहीं है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स को डिसाइड करे। रिस्टोरिंग फोर्स कौन डिसाइड करेगा फिर? रिस्टोरिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो है वो डिसाइड करेगा।
ठीक है, वहां पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स को डिसाइड करे। रिस्टोरिंग फोर्स सिर्फ डिसाइड होगी कहां से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन से। ये बात यहाँ पे ये याद रखने वाली है। इसके बाद ये कोई एक हॉरिजॉन्टल केस के लिए हमने कहा, अगर हुक्स लॉ के मुताबिक एफ एस जो है वो माइनस के एक्स, जैसे कि हम ट्रेडिशनली इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो फिर न्यूटन लॉ को इंगेज करें और कुछ फर्दर डिस्कशंस हम यहाँ पे ले आना चाह रहे हैं। न्यूटन लॉ के मुताबिक क्या होता है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। नेट फोर्स जो है ये नेट फोर्स है, समेशन एफ एक्स, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये डिसाइड करती है एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ये नेट फोर्स डिसाइड करेगी। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है। और जो हुक्स लॉ है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो नेट फोर्स होती है वो माइनस के एक्स के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन लॉ को और हुक्स लॉ को हम यकजा करें तो ये एक्सप्रेशन बन सकती है हमारे पास, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। और यहाँ से ए एक्स जब हम डिड्यूस करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब ये के ओवर एम क्या है, के ओवर एम इज बेसिकली ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये देखना है हमने आगे इस एक्सेलरेशन को ओमेगा से कैसे रिलेट करना है और फिर वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखनी है। अब एक्सेलरेशन जो है वो होता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो इसको हम अगर टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट में एक्सप्रेस करना चाहें एक्सेलरेशन को, तो उसको लिखा जा सकता है डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मींस डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। इस तरह से भी एक्सेलरेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि v जो है ये डी एक्स ओवर डी टी के बराबर है। v क्या है, डी एक्स ओवर डी टी के बराबर है। जब ये डी एक्स ओवर डी टी यहाँ प्लेस करेंगे तो ये इस तरह से डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर हो जाएगी ये साइड, और जो राइट हैंड साइड हो जाएगी वो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन है, बेसिकली ये एक्सेलरेशन है। जब ये एक्सेलरेशन है तो प्रीवियस पेज पे हम देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस के ओवर एम एक्स, माइनस के ओवर एम एक्स। तो वो यहाँ प्लेस किया माइनस के ओवर एम एक्स। अब ये k ओवर m तो ओमेगा स्क्वायर हुआ, तो फिर ओमेगा क्या हुआ, k ओवर m अंडर रूट। ओमेगा स्क्वायर k ओवर m के बराबर है अगर, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, k ओवर m अंडर रूट। ठीक है, तो आप इसको रीअरेंज करें, हम लिखते हैं इसकी जो वैल्यू है ओमेगा की टर्म्स में वो लिखते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। यहाँ पे ये एंगुलर स्पीड इन्वॉल्व है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है। तो ये जो वेव फॉर्म हमने प्रीवियस पेज पे देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट था दैट वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट एक वेव फॉर्म में जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करता चला जाता है। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट को इंटर रिलेट करने के लिए हमें कोई एक जो है वेव फंक्शन चाहिए। वो आप कोसाइन वेव फंक्शन ले लें या साइन वेव फंक्शन ले लें। कोसाइन वेव फंक्शन लेंगे तो आपको जीरो पे जो है वो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है वो शो करना पड़ेगा। अगर आप साइन फंक्शन लेंगे, वेव फंक्शन साइन लेंगे, तो फिर आपको जीरो पे जीरो जो है वो डिस्प्लेसमेंट शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने ट्रेडिशनली सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कोसाइन का वेव फंक्शन ले लेते हैं और कहते हैं कि जो x है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, और इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज a इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे फाइव क्या है, ये फेज एंगल है, फेज शिफ्ट है। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। टी क्या है, टाइम है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक है, और एक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। और टी क्या है, ये जब जीरो रखेंगे तो आप समझे कि आप एक एक्सट्रीम पे हैं। ठीक है,
जब इक्वल टू टी होगा तो अगेन आप एक्सट्रीम पे आ जाएंगे, जब इक्वल टू 2t होगा तो फिर आप एक्सट्रीम पे आ जाएंगे, ठीक है। तो टी इज टाइम पीरियड। अब ए ओमेगा एंड फाई ये क्या है, गिवन सर्कमस्टांसेस में इनको आप कांस्टेंट एज्यूम कर लें, यहाँ पे ये कांस्टेंट्स हैं। तो फिर क्या होगा यहाँ, अगर x को, x क्या है, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन दैट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, x फंक्शन ऑफ टाइम, x ऑफ t इक्वल्स a कोसाइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो फिर वेलोसिटी क्या होगी, इसका टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी होगी, dx over dt will be equal to a d over dt into cosine of omega t plus phi that will give minus omega a sin of omega t plus phi। ये कोसाइन का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो माइनस साइन आ जाएगा, और a क्योंकि कांस्टेंट हमने एज्यूम किया हुआ है प्रीवियस पेज पे तो इसका डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं होगा, तो इसको हम कोएफिशिएंट के तौर पे यहाँ एक्सप्रेस कर देते हैं। और क्या कांस्टेंट लिया था, ओमेगा, जब ओमेगा कांस्टेंट लिया है तो सेकंड डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे इस इक्वेशन का तो वो हो जाएगा इस तरह से डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। अब ओमेगा और ए भी ये इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ओमेगा और ए दोनों कोएफिशिएंट में आ जाएंगे, और साइन फंक्शन जो है उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे। जब साइन फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव देंगे तो साइन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और इसका जो फर्दर डेरिवेटिव है ओमेगा टी का फर्दर डेरिवेटिव एक और ओमेगा देगा जो इस ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर बना देगा। अब ये डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इस इक्वेशन में वेलोसिटी मिल रही है, और इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन मिल रहा है हमें, ठीक है। हमने क्या किया, मास अटैच टू अ स्प्रिंग कंसीडर किया, उसका डिस्प्लेसमेंट हमने, अब हमने सो फार जो चीजें डिस्कस की हैं उसमें हम इस काबिल हो गए हैं कि डिस्प्लेसमेंट को एक मैथमेटिकल शेप दें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो हम दे चुके हैं यहाँ पे x ऑफ t इज इक्वल टू a कोसाइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। दूसरा हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर लें, वो हम कर चुके हैं dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। और यहाँ से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लें, वो हम कर चुके हैं डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये तीन चीजें हम कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर चुके हैं इसकी। अब अगर पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम पोजीशन पे है, क्योंकि ये कोसाइन फंक्शन ले रहे हैं हम यहाँ पे, कोसाइन फंक्शन ले रहे हैं, तो जब t जीरो रखेंगे हम यहाँ पे, जब t जीरो रखेंगे तो x जो है वो a के बराबर हो जाएगा, x विल बिकम इक्वल टू a। मैंने पहले कहा हुआ है कि अगर कोसाइन फंक्शन लेंगे तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि जब टाइम t जीरो रख रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी एक एक्सट्रीम पे हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं, उनमें से किसी एक एक्सट्रीम पे आप पोजीशन में, ठीक है। आपके जो मास अटैच टू स्प्रिंग है वो किसी एक एक्सट्रीम पे आपने रखा हुआ है उसको, तो उस वक्त फिर क्या होगा, जब t जीरो होगा x इक्वल टू a आ जाएगा, x इक्वल टू a आने का मतलब कोसाइन फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, x इक्वल टू a आने का मतलब t जीरो होने से ओमेगा t तो जीरो हो चुका, कोसाइन फाई ये 1 दे रहा है, इसका मतलब ये होगा कोसाइन फाई क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। कोसाइन फाई जब 1 देगा तो इसका मतलब ये है कि फाई जो है वो जीरो है, फाई क्या है, जीरो है, तो फाई उस वक्त फिर हम जीरो लेंगे। फिर समझ लें, अगर इस इक्वेशन में t जीरो रखें तो x a आ रहा है, x a आ रहा है, अंडर गिवन कंडीशंस फाई की वैल्यू क्या होगी, अंडर गिवन कंडीशंस फाई जीरो होना चाहिए, फाई लाजमी तौर पे जीरो है। वो कैसे कि ओमेगा टी जो है t जीरो रखने से जीरो हो चुका, यहाँ पे x ऑफ जीरो इक्वल टू a आया। अब कोसाइन फाई जो है ये इसका मतलब 1 के बराबर जा रहा है, जब ये 1 के बराबर जाएगा कोसाइन फाई तो इसका मतलब फाई जो है वो जीरो के बराबर जा रहा है, फाई जो है वो जीरो के बराबर। तो ये यहाँ से हम ये एक एक्सट्रैक्शन
ले सकते हैं। इसी तरह जब आप टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो टाइम पीरियड को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर जो स्पीड है उनके उनके रिलेशनशिप में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। टी इज एक्सप्रेस्ड एज 2 पाई ओवर ओमेगा। अगर टी इसके बराबर है, 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर है, तो फिर फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टी होता है। फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टी होता है तो ये इनवर्स इस साइड का इनवर्स लेंगे तो ये ओमेगा ओवर 2 पाई हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ओमेगा ओवर 2 पाई जो है वो इसके बराबर होगी। अब टाइम पीरियड जो है ओसिलेशन का वो 2 पाई ओवर ओमेगा। अगर ओमेगा हमने पहले के ओवर एम अंडर रूट लिखा, ओमेगा से केयर क्या लिखा था, के ओवर एम, ठीक है ना। और ओमेगा फिर क्या होगा, के ओवर एम अंडर रूट। अब जब ये ओमेगा डिनोमिनेटर में है, ओमेगा डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ के ओवर एम अंडर रूट लिखेंगे, वो न्यूमरेटर में एम ओवर के अंडर रूट बन के आ जाएगा। टी विल बिकम इक्वल टू 2 पाई इंटू एम ओवर के अंडर रूट। और इसका जो इनवर्स होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी विल बिकम इक्वल टू 1 ओवर टी, और ये 1 ओवर 2 पाई चला जाएगा, ये कोफिशिएंट है, और ये एम ओवर के जो है वो के ओवर एम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हम डिस्कस करने के बाद कह सकते हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया, हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, और फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। किसकी? मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। अब ये कुछ कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि x ऑफ 0 जो है वो a के बराबर है। ये कैसे हो सकता है? x ऑफ 0 का मतलब t0 ले रहे हैं, x ऑफ 0 का मतलब t0 ले रहे हैं। जब t0 ले रहे हैं तो वो पहली इक्वेशन जो है यहाँ पे ये, अब इसमें 0 प्लेस करें तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, a cos phi हो जाएगा। जब a cos phi हो रहा है तो यहाँ पे हम कह देंगे a cos phi होगा, और phi जो है वो 0 है, cos 0 1 होगा, तो x ऑफ 0 जो है वो a के बराबर आ जाएगा। इसी तरह v ऑफ 0 के लिए आप ये इक्वेशन ये लेंगे, ठीक है, dx ओवर dt वाली। तो इसमें जब t0 रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा a साइन ऑफ 0 प्लस फाई, माइनस ओमेगा a साइन ऑफ फाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस ओमेगा a साइन ऑफ फाई। अब जब t0 ले रहे हैं तो आप एक्सट्रीम पे हैं, x इज इक्वल टू a, एक्सट्रीम पे है, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, फिर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और ये यहाँ फाई यहाँ भी 0 हो रहा है। जब फाई यहाँ 0 है तो फाई यहाँ भी 0 है, साइन 0 तो फिर 0 देगा, तो ये सारा फैक्टर ही 0 हो गया। ओमेगा ए साइन फाई का फैक्टर क्या हो चुका, 0 हो चुका। और अगर पहली इक्वेशन जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें अगर फाई 0 प्लेस करें तो फाई 0 प्लेस करें या टी 0 प्लेस करें तो x जो है वो a आता है, और cos फाई जो है वो, तो ये फाई जो है सबस्क्रिप्ट में नहीं है बल्कि ये सुपरस्क्रिप्ट में है। तो चलें इसको देख लीजिएगा, cos phi is equal to 1। तो वेलोसिटी ये रही है हमारे पास, एक्सेलरेशन के लिए ये एक्सप्रेशन रही है हमारे पास, और अगर ये वेलोसिटी की ये एक्सप्रेशन है, कहाँ से हमने अंदाजा किया, यहाँ से, एक्सेलरेशन की ये एक्सप्रेशन है, अगर ये ऐसा है तो फिर हम कह देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ये उस वक्त होगी, जब ये फैक्टर साइन का फैक्टर 1 देगा। साइन का फैक्टर जब 1 जनरेट करेगा तो ये ओमेगा ए जो है ये
वी मैक्सिमम हो जाएगी। मैग्नीट्यूड जब बात करेंगे, वी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो ये नेगेटिव साइन स्केप हो जाएगा। तो ओमेगा ए कब आएगा? जब साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव 1 देगा। और ए मैक्सिमम कब होगा? ए मैक्सिमम उस वक्त होगा जब कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो 1 देगा। और ये कब होगा? ए मैक्सिमम विल बिकम इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। और ये मैंने साइन यहाँ से ही स्किप हो जाएगा क्योंकि वी आर कंसर्न्ड विद द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। और जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो वहाँ पे मैंने साइन जो है वो ओवरलुक हो जाता है। तो ए मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो के ओवर एम के बराबर है, और ए एज इट इज। अब हम क्या कर चुके हैं यहाँ? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वी मैक्सिमम, ए मैक्सिमम, ये सारी चीजें हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। किसके लिए? मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। अब ये हमारे पास डिफरेंट जो ग्राफिकल जो हमारे पास रेस्पॉन्स है ना, ये हम देख सकते हैं टाइम के अगेंस्ट। टाइम के अगेंस्ट अब ये इस एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे हम एक्स ले रहे हैं। ये ओ से या ओरिजिन से अपवर्ड जो है वो प्लस एक्स है, ओ से डाउनवर्ड माइनस एक्स है, ओ से अबव जो है वो प्लस वी है, वेलोसिटी है यहाँ पे, याद रखना है। ये दूसरा जो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्टिल हम टाइम ले रहे हैं, लेकिन वर्टिकल पे यहाँ पे वेलोसिटी ले रहे हैं। इधर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वर्टिकल पे एक्सेलरेशन ले रहे हैं। अब ये तीन आपके पास रिलेशनशिप्स हैं, पहले से मौजूद हैं, जो हम प्रीवियस पेजेस में देख चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट की भी है एक्सप्रेशन, वेलोसिटी की भी है, और एक्सेलरेशन की भी है। उसमें टाइम की वैल्यूज आप चेंज करते चले जाएं, ठीक है ना। आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी मिलती जाएगी, आपको वेलोसिटी की वैल्यू भी मिलती जाएगी, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मिलती जाएगी। अब जब आप उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जो है वो इस तरह का कर्व देगा, ये वेव फॉर्म देगा। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम इस तरह का कर्व देगा, ये वेव फॉर्म देगी। और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इस तरह का रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट है, यहाँ से मैं चला और यहाँ तक मैं 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ले आया। अब यहाँ से जब मैं चल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो 270 डिग्री का फेज शिफ्ट आ चुका है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 360 डिग्री का। और ये पूरी एक वेव लेंथ कहलाएगी यहाँ से यहाँ, ठीक है। 0 से चले यहाँ, ये लैम्डा तक पहुंचे, ठीक है। और 360 डिग्री का एंगल इन्वॉल्व हो गया। यहाँ से यहाँ तक फिर कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ से हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये वेव फॉर्म और इस वेव फॉर्म में क्या फर्क आ रहा है। हम देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है इसमें और इसमें, ठीक है। ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, मींस इस यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री है, तो ये वेव फॉर्म यहाँ हमें नजर आ रही है इसके स्टार्ट में, ठीक है। इसी तरह इसका और इसका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, इसका और इसका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन है। इनमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट नजर आ रहा है, और इसमें कितना? 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है। तो ये बात हम यहाँ पे कह देते हैं, velocity has 90 degree phase shift, or velocity is 90 degree out of phase to displacement, और acceleration जो है that is 180 degree out of phase to displacement. अब ये वेव फॉर्म्स एक एडिशनल है, इसमें हम देख सकते हैं क्या क्या किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक्स लिया हुआ है कोसाइन वेव के लिए, यहाँ पे एक्स वर्सेस टाइम लिया हुआ है साइन वेव के लिए। यहाँ पे
वेलोसिटी ली हुई है कोसाइन वेव के लिए, और यहाँ पे वेलोसिटी ली हुई है साइन वेव के लिए वर्सेस टाइम। यहाँ पे एक्सेलरेशन लिया हुआ है कोसाइन वेव के लिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिया हुआ है साइन वेव के लिए वर्सेस टाइम। तो यहाँ तक की हमारी डिस्कशन थी, हम वेव फॉर्म्स की। अब हम इसको उस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं वेव फॉर्म की शक्ल में भी, किसको मोशन ऑफ द mass attached to a substance। और ये आपका जो है असाइनमेंट का काम यहाँ से शुरू हुआ। ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये आपने देखना है, इसको पढ़ना है और खुद से ट्राई करना है। ये जस्ट पढ़ने के लिए है और आपकी स्ट्रगल के लिए है। आप देखें इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा, तो आपने ये पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। दिस इज जस्ट फॉर एक्सरसाइज पर्पस। अब आपका कोई सवाल है तो वो